ओके, वी वर डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। उसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले आपका गोल क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अभी तक हमने जस्ट ये देखा कि अगर सिंपली हाइपरटेंशन है, अनकॉम्प्लिकेटेड थायराइड डायरेटिक्स, अगर साथ में पेशेंट को एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ है तो वो मैंने आपको बताया कि उस केस में आप क्या पेशेंट को प्रिस्क्राइब करोगे। ठीक है, अब हमें स्टेप वाइज जाना होता है। स्टेप वाइज क्या है कि स्टेप वन क्या है कि अगर पेशेंट जो है वो 55 ईयर्स से छोटा है, ठीक है, तो हमने एज इनहिबिटर से स्टार्ट करना होता है। अगर 55 ईयर्स से ज़्यादा है और ब्लैक है तो हमने थायोजाइड देने होते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, अगर 55 से कम है तो एज इनहिबिटर, 55 से ज़्यादा है या ब्लैक है तो उस केस में हमें थायोजाइड डायरेटिक्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐड करने होते हैं, मतलब सी और डी। ठीक है, सी और डी। और स्टेप टू क्या है, ये मैं आपको डिविजन से भी इसकी स्टेप वाइज पढ़ाऊँगी, लेकिन यहाँ से देखिए स्टेप टू क्या है कि आप जो है एस इनहिबिटर्स के साथ, मतलब जो स्टेप वन में आपने सिर्फ एस इनहिबिटर स्टार्ट किए थे, यहाँ पे आप एस इनहिबिटर्स प्लस थायोजाइड दोगे या एस इनहिबिटर्स प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोगे। स्टेप थ्री क्या है कि आपने एस इनहिबिटर्स के साथ थायोजाइड भी दे दिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे दिए। उसमें आप और कर रहे थे ना कि यहाँ थायजाइड यहाँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्टेप टू में। स्टेप थ्री में क्या है कि आपने तीनों चीज़ें इकट्ठी दे दी, एस इनहिबिटर्स भी, थायजाइड्स भी और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी। उसके बाद आप क्या आते थे स्टेप फोर। ठीक है, स्टेप फोर में क्या है कि वो तीनों भी आपने दे दी, लेकिन उसके साथ आप क्या ऐड कर रहे हो, कोई और डायरेटिक ऐड कर रहे हो, या आप अल्फा ब्लॉकर ऐड कर रहे हो, या बीटा ब्लॉकर ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो स्टेप वन में जस्ट एस इनहिबिटर्स, स्टेप टू में थायजाइड्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, स्टेप थ्री में थायजाइड प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, स्टेप फोर में प्लस अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर और अनदर डायरेटिक। ठीक है, आसान सा है। देखें इसमें, देखें अगर एज जो है वो 55 ईयर्स से कम है तो स्टेप वन में आपने क्या किया, ए ऐड किया। ए इज़ व्हाट, इट इज़ एज इनहिबिटर्स। ठीक है, और स्टेप टू में क्या किया, हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को ऐड कर दिया। स्टेप थ्री में क्या किया, हमने डायरेटिक्स को ऐड कर दिया। स्टेप फोर में क्या किया, हमने साथ में डायरेटिक या अल्फा या बीटा ब्लॉकर्स ऐड कर दिए। ठीक है, फिर अगर एज जो है वो 55 ईयर से ज़्यादा है या ब्लैक पर्सन है तो आपने एज इनहिबिटर से स्टार्ट नहीं करना, आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से स्टार्ट करना है और बाकी सारा सेम है। तो इस तरह से ये जो है ना हमारा है, ये टेबल आपने डिवीजन का करना है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कॉजेज़ के लिए जो हमने देखे हैं ना वही हैं। और इन्वेस्टिगेशंस में आपने ये लिखने हैं, यूरिन एनालिसिस फॉर द ब्लड प्रोटीन एंड ग्लूकोज, ब्लड यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्रेटिनिन, हाइपोकैलेमिक एल्कलासिस जो है इट इंडिकेट्स प्राइमरी हाइपरलोस्टोनिज्म एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल आपने चेक किया। आपने टोटल एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिटेक्ट किया। थायराइड फंक्शन टेस्ट आपने करवाए और 12 लीड ईसीजी करवाई। स्पेशलाइज्ड हाइपरटेंशन में आपने क्या किया, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस के लिए देखिए चेस्ट एक्सरे आपने डिटेक्ट किया, कार्डियोमेगाली, हार्ट फेलियर एंड कॉर्पोरेशन ऑफ एओर्टा। एम्बुलेटरी बीपी रिकॉर्डिंग जो है वो आप चेक करते हो वाइट कोट हाइपरटेंशन के लिए। वाइट कोट हाइपरटेंशन जो है ये जो डॉक्टर्स होते हैं जो उस तरह जो उनको हो जाता है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइज्ड, तो उन केसेस में हम एम्बुलेटरी रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब उसमें ये हम करते हैं कि 24 टू 48 आवर्स के लिए ना हम उनकी कंटिन्यूस हाइपरटेंशन की मॉनिटरिंग करते हैं और फिर डिटेक्ट करते हैं इनको हाइपरटेंशन है या नहीं, उसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राम आपने करवा लिया टू डिटेक्ट द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, रीनल अल्ट्रासाउंड करवाया टू डिटेक्ट द रीनल डिजीज, रीनल एंजियोग्राफी करवाई टू कन्फर्म द रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, और फ्यूक्रोमोसाइटोमा के लिए आपने क्या करवाया, यूरिनरी कैटाकोलामीन्स, और जो है कुशिंग सिंड्रोम के लिए आपने क्या करवाया, यूरिनरी कॉर्टिसोल एंड डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, और प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म के लिए आपने क्या करवाया, प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी एंड एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन्वेस्टिगेशंस बता दी फ्रॉम द जो है डिविजन टेबल, जो आपने अगर पेपर में आता है तो फिर आपने लिखनी है डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट को किस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। अब ये वाला थोड़ा सा फ़्लो चार्ट है जस्ट समझने के लिए कि देखें अगर तो ब्लड प्रेशर जो है 140/90 जो है उससे कम है, मतलब नॉर्मोटेंसिव है, तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहला जो है उसमें आपने क्या करना है कि आपने हर 5 साल बाद उसको जो है ब्लड प्रेशर चेक करने का कहना है। मोर ऑफन इफ ब्लड प्रेशर इज़ क्लोज टू 140/90। ठीक है, तो हर 5 साल बाद। फिर नेक्स्ट इज़ कि अगर ब्लड प्रेशर उसका 140/90 से कि जितना है या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है उसको जो है
आपने एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का कहना है, ठीक है। और फिर आपने असेस करना है उसको कोई कार्डियोवास्कुलर रिस्क तो नहीं है, ईसीजी वगैरह करके टारगेट ऑर्गन डैमेज आपने चेक कर लिया, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी वगैरह। और अगर जो एम्बुलेटरी उसका 135 से ज़्यादा है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, तो फिर आपने जो है देखना है कि ऑर्गन डैमेज है या नहीं, ठीक है। तो अगर तो उसकी एज जो है वो मतलब है या नहीं, ठीक है। तो उसको जो है सबसे पहले आपने लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस करनी है, उसकी एजुकेशन करनी है, और फिर आपने उसकी जो है क्या करना है, उसको जो है एनुअल रिव्यू करना है, और उसको जो है प्रोवाइड करनी है सपोर्ट, और उसको मेडिकेशंस वगैरह प्रिस्क्राइब करनी है। अगर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है और ऑर्गन डैमेज भी है, ठीक है, तो उस केस में आपने उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ट्रीटमेंट देना है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ जाएंगे, अगर है तो फिर यहाँ, ठीक है। और अगर 40 ईयर से कम है तो स्पेशलिस्ट के पास भी भेजना है, ठीक है। और फिर तीसरी ऑप्शंस आ जाती हैं कि अगर स्टेज 2 हाइपरटेंसिव है तो डायरेक्ट एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट। स्टेज 1 थी तो आपने टारगेट ऑर्गन डैमेज होगा फिर हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट देनी है। स्टेज 2 में डायरेक्ट हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट, ठीक है। और बाकी सारा सेम है कि जो है इसमें हमने जो है स्टेज 1 में जो है सबसे पहले लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, जो फिर ड्रग्स की तरफ आना है, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट और फिर वही चीज़, ठीक है। दिस इज़ अ टारगेट ब्लड प्रेशर ऑफ लेस देन 80 ईयर्स, जो है हमारा होना चाहिए 140/90 का। एम्बुलेटरी जो है मतलब होम बीपी दैट इज़ 135/81, ठीक है। अगर 80 से ज़्यादा है तो 150/90 का। ये आपकी वही ड्रग ट्रीटमेंट है। मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा ब्लॉकर्स आपने कब देनी है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के साथ अगर है तो फिर, ठीक है। और एस इनहिबिटर्स आपने तब ऐड करनी है जब हार्ट फेलियर का पेशेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, पोस्ट एमआई है, टाइप 1 डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, या सिस्टम सेकेंडरी स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर्स आपने कब ऐड करने हैं, जब एस इनहिबिटर से फ़ायदा नहीं हो रहा, जैसे इंटॉलरेंस है, लाइक आपको पता है कफ अगर उससे स्टार्ट हो जाए। फिर टाइप 2 डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, हाइपरटेंशन विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हार्ट फेलियर, वही सेम इंडिकेशन है। मेन इंडिकेशन क्या है, एस इनहिबिटर्स की इंटॉलरेंस है। बीटा ब्लॉकर्स आपने कब ऐड किए, जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, एंजाइना और हार्ट फेलियर हो, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपने कब ऐड किए, जब ओल्डर पेशेंट्स हैं, सिर्फ आइसोलेटेड जो है वो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपने कब ऐड किए, जब एंजाइना का पेशेंट है। और थायराइड डायरेटिक्स आपने कब ऐड किए, जब ओल्डर पेशेंट्स हैं, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर है, या आपने स्ट्रोक की प्रिवेंशन करनी है। तो मैनेजमेंट भी हमारी हो गई, इन्वेस्टिगेशंस भी हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अर्जेंसी और इमरजेंसी में डिफरेंस, ठीक है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या होती है, जब बीपी जो है सिस्टोलिक 180 से ज़्यादा हो जाए और डायस्टोलिक 120 से ज़्यादा हो जाए, लेकिन कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है। लेकिन अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज के साथ इतना बीपी हो रहा है तो दैट इज़ इमरजेंसी, ठीक है। तो अर्जेंसी और इमरजेंसी में यही डिफरेंस है कि अर्जेंसी में टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं होता, इमरजेंसी में टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है। लाइक सीएनएस में ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, सीवीएस में ये सारी है, रीनल में ये सारी हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होती है, जिसमें 220/130 से ज़्यादा बीपी हो जाए, ठीक है। फिर मैनेजमेंट क्या है अर्जेंसी और इमरजेंसी की। आपके पास अर्जेंटली पेशेंट आया है विद नो टारगेट ऑर्गन डैमेज, तो फिर आपने जो है बीपी को एक साथ कम नहीं करना, मतलब इतनी ज़्यादा डोज दे के एकदम से बीपी को लो कर दिया, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता बीपी को आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, 1-2 दिन के अंदर नॉर्मल बीपी करना है। इसमें आपका गैप्रोपिल्स, लेबिटालोल और हाइड्रोलाजीन क्लोरिडीन यूज़ करते हो। लेकिन जो इमरजेंसी होती है, जिसमें जो है टारगेट ऑर्गन डैमेज भी होता है, उसमें जो आपका गोल होना चाहिए वो बीपी जो है 110 से कम होना चाहिए। एजेंट्स क्या इसमें यूज़ करेंगे, नाइट्रोप्रोसाइड करेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन करेंगे, और लेबिटालोल इज़ बोथ अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारे जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो गई है, पेशेंट को इमरजेंसी में पेशेंट आया है, उसका टारगेट ऑर्गन डैमेज भी स्टार्ट हो गया, सो यू विल यूज़ द लेबिटालोल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोप्रोसाइड। और 2 से 6 घंटे के अंदर आपने बीपी कम करना होता है, ये नहीं है एकदम से कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है कैल्शियम जो है, अगर पेशेंट को साथ में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी है तो फिर आप एस्पाइरिन और स्टेटमेंट्स भी यूज़ करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन देखें, 45 ईयर्स ओल्ड मेल नॉन स्मोकर ओपीडी में आपके पास आया है, ठीक है।
और फर्स्ट टाइम आपको पता चला है कि दिस इज़ हाइपरटेंसिव केस। हाँ, बीपी उसका देखें 160/100 है, ठीक है, और पल्स उसकी जो है वो 80 है, जेवीपी रेज नहीं है, मींस देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ हार्ट फेलियर साइन, सीवीएस नॉर्मल, फर्स्ट सेकंड हार्ट साउंड्स हैं, कोई गैलप नहीं आ रहा, मतलब कोई S3 S4 साउंड नहीं आ रही, कोई हार्ट फेलियर का साइन नहीं है, ठीक है, चेस्ट नॉर्मल है और परकशन और ऑस्कल्टेशन में नॉर्मल है। नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड डिसलिपिडीमिया, मतलब उसको सिर्फ हाइपरटेंशन अभी डायग्नोज हुई है, ठीक है। तो व्हाट आर द वेरियस फार्माकोलॉजिकल स्टेप्स इन कंट्रोलिंग द बीपी अकॉर्डिंग टू यूके हाइपरटेंसिव गाइडलाइंस, ठीक है। तो यूके हाइपरटेंसिव गाइडलाइंस जो है उनके मुताबिक आपने इसको फार्माकोलॉजिकल स्टेप्स बताने हैं। वो फार्माकोलॉजिकल स्टेप्स हमने डिस्कस किए ना अभी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कि सबसे पहले एस इनहिबिटर्स, फिर आपने बीटा ब्लॉक आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐड करने हैं, डायरेटिक्स, तो थर्ड में तीनों ऐड कर देने, और चौथे में आपने अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स आपने अनदर डायरेटिक इस तरह से आपने करना है। तो ये हमारी हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद रूटीन टेस्ट आपके क्या होंगे जो हमने वो देखे हैं ना उसमें डिवीजन की टेबल में, वो सब आपने लिख देने हैं, जिसमें आप किडनी को देखने के लिए करवाओगे, हार्ट को देखने के लिए, चेस्ट को देखने के लिए, और जो है कुशिंग्स के लिए, फिर आप जो है वो जो है देखने के लिए हाइपरलिपिडीमिया को, डायबिटीज़ को, ठीक है, और जो है एल्डोस्टेरोनिज्म के लिए, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए जो टेस्ट होते हैं वो सब आप इसमें करवाओगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं। फिर ये हमारे हैं, और अच्छा, इफ़ द पेशेंट इज़ अबव एज ऑफ 55 व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट हमने देखा ना कि 55 एज का क्या डिफरेंस होता है, कि उसमें हम शुरू में ही थायराइड ऐड करते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उसमें शुरू में हम एस इनहिबिटर्स नहीं देते, ठीक है। तो लो डोज थायराइड डायजेट्स, थायराइड्स, डायरेटिक्स, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ एस इनहिबिटर्स। वी स्टार्ट फ्रॉम द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और द thiazide. 18 years old asymptomatic cadet is found to have blood pressure of 180/110. रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन, पल्स उसकी 74 है, रेगुलर है, कोई क्लिनिकल फाइंडिंग्स नहीं है। 4 मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन यू विल राइट, सबसे पहले किडनी का लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, फियोक्रोमोसाइटोमा, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। एन्यूमरेट 4 मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशंस इन दिस केस, तो रीनल आर्टरी को देखने के लिए या रीनल प्रॉब्लम्स को देखने के लिए रीनल अल्ट्रासाउंड, यूरिन एनालिसिस फॉर द प्रोटीन ग्लूकोज RBCs, देन फॉर द फियोक्रोमोसाइटोमा यू विल चेक द यूरिनरी कैटेकोलामीन्स, फॉर द कुशिंग सिंड्रोम यू विल रूल आउट द जो है cortisol and dexamethasone suppression test, and renal ultrasound for the polycystic kidney diseases, and chest x-ray to detect the cardiomegaly, heart failure, contraction of aorta, ठीक है, और सीरम टोटल एंड HDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये आपने लिख देने हैं टू बेडसाइड क्लिनिकल साइंस टू एवेलुएट टारगेट ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट डैमेज इन दिस केस। तो बेडसाइड क्या होंगी, ऑप्टिकल फंडोस्कोपिया परफॉर्म करेंगे टू डिटेक्ट द रेटिनोपैथी एंड द ग्रेड्स ऑफ जो हमने देखे हैं रेटिनोपैथी वो, ठीक है। देन यू विल चेक फॉर द किडनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो किडनी प्रॉब्लम के लिए आप क्या करोगे, आप उसकी एडिमा देखोगे, पेरी ऑर्बिटल या पीडल एडिमा टू शोज द हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, एंड टू डिटेक्ट द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी यू विल फील द एपिकल हीव, ठीक है। एपेक्स के ऊपर आपको जब हाथ रखोगे तो वो इतनी हाइपरट्रॉफी हुई होगी कि यू विल नोट द एपिकल पल्स टू बी पैल्पेटेड, ठीक है। तो एपिकल हीव इन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो बेड साइड पे आप रेटिनोपैथी को देखने के लिए फंडोस्कोपी करोगे, पीडल एडिमा देखोगे और एपिकल हीव चेक करोगे ड्यूरिंग पैल्पेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 17 years old boy presents with hypertension of BP and secondary hypertension की investigations आपने लिख देनी है। 4 classes of antihypertensive drugs you will write diuretics, beta blockers, ACE inhibitors, ARBs, calcium channel blockers, ठीक है। और ये जो है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल से, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस वो आपने लिख देनी है। और नेक्स्ट में देखें 35 years old मेल, और हॉस्पिटल हेडेक के साथ आ रहा है, हाइपरटेंसिव है, उसके पेरेंट्स वो मर गए थे उस वजह से, और BP 175/150 है,
5 इन्वेस्टिगेशंस टू रूल आउट द सेकेंडरी कॉज आपने लिख देनी है। 5 लाइफस्टाइल चेंजेस आपने बतानी है, वेट रिडक्शन, लो सॉल्ट डाइट, लो फैट डाइट, अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल एंड एक्सरसाइज 30 मिनट्स डेली। ठीक है, उसके बाद हम पूछा है कि 5 क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यू विल राइट एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स, एंजियोटेंसिन जो कहते हैं, और बीटा ब्लॉकर्स, थायराइड डायरेटिक्स सारे। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सब आ गए। और सर्जिकल रीमेडिबल कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन में ना मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपने लिखना है कि अगर तो पेशेंट को रीनल ट्यूमर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस ट्यूमर को रिमूव करेंगे। अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो उसकी रीवैस्कुलराइजेशन सर्जरी होती है एक, अगर स्फीयर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाए। इसके अलावा अगर पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा है तो उसके रिमूवल की वजह से हम ठीक कर सकते हैं। इसी तरह रीनल ट्यूमर है तो उसकी जैसे कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है उसको हम रिमूव करेंगे। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा है तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा की भी सर्जिकल इंटरवेंशन होती है, उसमें सर्जिकल डीकम्प्रेशन करते हैं हम, बैलून डायलिटेशन या स्टेंटिंग करते हैं उसकी, ताकि वो जो स्टेनोस्ड पार्ट है वो ठीक हो जाए। ठीक है, सो ये हमारी जो है सर्जिकल हम जब ट्रीट करेंगे इन चीज़ों को तो वो हाइपरटेंशन खुद बहुत ठीक हो जाएगी। और ये पिक्चर देखें, दिस शोज़ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इन द पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन एंड आई टोल्ड यू द रीज़न एक्चुअली देयर इज़ सिस्टेमिक वास्कुलर हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर लोड ज़्यादा होगा, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी विच वी कैन सी लाइक बाय द डूइंग द चेस्ट एक्सरे एंड ईसीजी एंड द इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब जो एक मैं लेक्चर बनाऊंगी उसमें ईसीजी की थोड़ी डिटेल्स बता दूंगी जितनी आपको पता होनी चाहिए फॉर द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द थिंग्स, और वो भी इरफान मसूद से मैं बताऊंगी, और कुछ चीज़ों को मैं आपकी हाईलाइटेड पॉइंट्स जस्ट बता दूंगी, मेन चीज़ें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर एमसीक्यूज आई विल टू टेल दोज थिंग्स। तो वो एक दो थोड़ी सी वीडियोज़ बनेंगी, देन कार्डियोलॉजी विल बी कम्प्लीटेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरटेंशन।